हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूलपीडिया। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये टॉपिक पूरी केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया तो आगे की केमिस्ट्री आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज रहे तो पूरी केमिस्ट्री आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे के लेक्चर्स के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। So now let's start the lesson. So first, all about me. My name is Krishna Kumar Sharma. I have done my MSc Chemistry from Delhi University, and I have been associated with various coaching institutes in Delhi itself. तो कहाँ से शुरू होती है केमिकल रिएक्शन? उसके लिए आपको पिछली क्लास में जाना पड़ेगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हम कनेक्ट कर पाए। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज सिंपली वो चेंज जिसमें रिएक्टेंट कुछ था और प्रोडक्ट कुछ और बन गया, यानी कि पूरी तरीके से उसका केमिकल फॉर्मूला अलग होगा, उसकी स्ट्रक्चर अलग होगी, जो आपको नई चीज मिल रही है। तो वो हो गया केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? कलर चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगी, लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, चीज वही रहेगी। अगर पानी है सपोज, एक जगह वो बर्फ में है, एक जगह वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि वाटर दोनों जगह वाटर है, H2O H2O। तो ये हो गया फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में आप देख सकते हैं, सपोज कोई बहुत सारी रिएक्शन है। एग्जांपल के तौर पे कॉपर सल्फेट ने आयरन के साथ रिएक्शन करा, तो बनेगा क्या? फेरस सल्फेट और कॉपर। हालांकि इसमें भी कलर चेंज होता है, लेकिन ये फिजिकल चेंज के साथ साथ केमिकल चेंज भी है, और इसको केमिकल चेंज की ही कैटेगरी में डालेंगे। फिजिकल चेंज में सिंपली स्टेट चेंज हो जाएगी या सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। बहुत सारे एग्जांपल फिजिकल चेंज में नीचे लिखे हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सबसे सिंपल एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में अपने आसपास देखते हैं, दैट इज द वाटर चेंज। सो नाउ मूव ऑन टू फर्दर स्लाइड्स। तो फिजिकल और केमिकल चेंज में हम क्या क्या देखते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, आप फिजिकल और केमिकल चेंज देख के बता सकते हो कि रिएक्शन हो रही है या नहीं। हालांकि ये 100% इससे कहा नहीं जा सकता कि अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो ही रही है। आपको लग रहा है कि केमिकल चेंज हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो फिजिकल चेंज हो रहा हो, तो इसको 100% ट्रू नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, एक शुरुआती हम ओवरव्यू ले सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन को देखने के और 5 फैक्टर हैं इसके अलावा। वो क्या क्या है? सबसे पहले कि कोई गैस इवॉल्व हो रही हो, आपको कोई बुलबुले उठते हुए दिख रहे हो आपके रिएक्टेंट्स में से, प्रोडक्ट्स में से, तो आप मान सकते हो कि हाँ, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। या फिर टेम्परेचर चेंज हो गया हो। आपने सपोज करो, जो शुरुआत में कोई रिएक्टेंट लिया, उसका टेम्परेचर कम था, और थोड़ी देर बाद आपने कोई रिएक्शन कराई, बढ़ गया, तो आप मान लोगे कि हाँ, केमिकल रिएक्शन हो रही है। या फिर तीसरी चीज मान सकते हो, कोई प्रेसिपिटेट मिल गया हो आपको। आपने लिया था लिक्विड, और थोड़ी देर बाद कोई रिएक्शन कराई, तो नीचे कुछ 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 जमने लगा, उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सपोज करो टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ भी लिया, नीचे कुछ जमने लगा, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है। या फिर कलर चेंज हो रहा हो। कलर चेंज फिजिकल चेंज में भी होता है, तो इसलिए खाली कलर चेंज को देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये केमिकल चेंज है। या फिर चेंज ऑफ स्टेट हो रही हो, आपने सॉलिड से शुरुआत की हो और थोड़ी देर बाद लिक्विड बन गया हो। इन सारी चीजों को, इन 5 के 5 फैक्टर को देख के हम अनुमान लगाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या क्या है? केमिकल रिएक्शन कैसे हम पता लगाते हैं हो रही है नहीं हो रही? ये तो हो गया, हमने देख लिया कि 5 तरीके से पता लगाते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन के अपने कुछ टाइप भी हैं, कई तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, तो एक बार उसको भी देखना बहुत जरूरी है। उससे पहले आप केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को रट लीजिए। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर chemical changes in which reactants transform into products by making or breaking of bonds between different atoms। यानी कि रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट के अंदर नए बॉन्ड बनते हैं, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। सो नाउ मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे सिंपल रिएक्शन है, कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले और क्या बन गया, CO2। दो एलिमेंट मिले, एक बन गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या है, सिंपल नाम से ही पता लग रहा है कि कोई चीज डिकम्पोज हो रही है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे रिएक्टेंट एक होता है और प्रोडक्ट दो या उससे अधिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। पानी के अंदर जब आप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं उसका, यानी उसमें बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितने पार्ट में टूटती है, H+ एंड OH नेगेटिव। वाटर गेट डिसोसिएटेड इनटू टू आयंस, H+ एंड OH नेगेटिव। तो एक रिएक्टेंट था और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में हमें मिले तो उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, खुद जाके लग जाएगा। इसमें क्या होता है, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल बताया था कॉपर सल्फेट और आयरन का। तो क्या हो गया, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, फेरस सल्फेट और कॉपर बना देगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि जो ज्यादा ताकतवर था उसने दूसरे को हटाया, खुद जाके लग गया प्रोडक्ट में। नाउ द डबल डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह की रिएक्शन रिएक्टेंट्स आपने इस तरीके के लिए कि एक दूसरे में एक्सचेंज कर रहे हैं आयंस को, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट ही होता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी वहां पे कोई भी एटम अकेला नहीं है, वो किसी दूसरे को डिस्प्लेस करके लग रहा है, यानी आदान प्रदान चल रहा है कि तू मेरे को हटा, मैं तेरे को हटाता हूँ, और एक दूसरे के एनाइंस पे जाके लग जाते हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे मैं इसकी एक्सरसाइज वीडियो भी बनाऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, वहां मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। लेकिन अभी शॉर्टेज ऑफ द टाइम, और वी कैन से कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स इसके साथ नहीं बता रहा हूँ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, शुरुआत में भी बताया कि प्रेसिपिटेट अगर नीचे आने लग जाए तो वो पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन है। इसको हमने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया कि प्रेसिपिटेट जहां मिलेगा उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है कि जो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा वो इनसॉल्युबल है, तो वो प्रेसिपिटेट होगा। नाउ द रेडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा एक चैप्टर भी आगे हम पढ़ेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन दो नाम होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, उससे मिला है। RED फ्रॉम रिडक्शन एंड OX फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपने 9th क्लास में भी इनकी डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन कुछ नहीं है कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या फिर ऑक्सीजन गेन कर ले, या फिर हाइड्रोजन लूज कर दे, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तीन डेफिनेशन हो गई ऑक्सीडेशन की, या तो आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हो कोई एलिमेंट, या फिर ऑक्सीजन उसे प्राप्त हो रही हो तो ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन को लूज करता हो तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन भी इसी के जैसा ही है, लेकिन इसका उल्टा है कि जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो, ऑक्सीजन को लूज करता हो और हाइड्रोजन को गेन करता हो, तो वो रिडक्शन हो गया। इसी के उल्टा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द हीट प्रोड्यूस और हीट रिक्वायर्ड। अगर किसी रिएक्शन में हीट निकल रही है, यानी कि आपने जो रिएक्टेंट लिया वो ठंडा था और जो प्रोडक्ट मिला वो गर्म है, यानी हीट निकाल दी उसने, तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसका उल्टा होता हो कि जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको हीट की जरूरत पड़ रही है और जो मिला आपको वो उसका टेम्परेचर कम है, तो उसे बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल्स आर गिवन इन दिस स्लाइड, यू कैन रेफर टू इट। कोरोजन और रस्टिंग भी रिएक्शन ही होती है, जो आप जंग लगी देखते हो, दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ रिएक्शन। और क्या होता है उस रिएक्शन के अंदर, आप रस्टिंग की केमिकल रिएक्शन देख सकते हो कि जो आयरन है, आयरन जो आपके एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर भी आपके एनवायरमेंट में है, जैसे मॉइस्चर से मिलता है वाटर, तो इन तीनों की रिएक्शन आपस में होती है और हमें क्या मिलता है, रस्ट। रस्ट एक तरह का केमिकल कंपाउंड है, जंग, जो क्या होता है कि Fe2O3.XH2O, ये कितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हो सकते हैं,
तो इसे बोलते हैं रस्ट, और ये पपड़ी जैसी जम जाती है लोहे की लेयर के ऊपर। इसी तरीके से अदर मेटल्स का भी कोरोजन होता है, कॉपर का होता है और सिल्वर का भी कोरोजन होता है। तो कोरोजन क्या है कि कोई भी मटेरियल धीरे 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 एनवायरमेंट में रखे रखे वो डेटीरियोरेट होने लगे, उसका उसके ऊपर एक लेयर बनने लगे, तो उसे बोलते हैं कोरोजन। और ये किसकी वजह से होता है? एनवायरमेंट के मॉइस्चर और एयर की वजह से या अदर केमिकल्स की भी वजह से। अब एक रेंसिडिटी, आप जो डेली लाइफ में हम अपने आसपास देखते हैं वो क्या है? रेंसिडिटी, ये टर्म आपने शायद ना सुना हो, लेकिन रेंसिडिटी हम हमेशा अपने आसपास देखते हैं। क्या होता है कि जो आपके फैट और ऑयल होता है किसी भी फूड के अंदर, जनरली हर फूड के अंदर फैट और ऑयल होता ही है, तो उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है कि जब उसे बहुत समय तक रखा रहने दिया जाए खाने को, तो उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, जो कि बड़ा खराब है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो नया प्रोडक्ट बनने लगेगा, और जो नया प्रोडक्ट बनता है वो गंदी स्मेल आने लगती है, उसमें उसका टेस्ट खराब होने लगता है। इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। और उस खाने को जब हम खाते हैं तो हमारी तबीयत खराब होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। वो इसी की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि खाने ने रखे रखे रिएक्शन करी है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और जो हम खा रहे हैं वो नहीं है जो हम पहले खाते थे, यानी खाने ने अब अलग रूप ले लिया है, वो रिएक्शन कर चुका है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि खाने को डब्बा बंद करके रखा जाए, जिससे कि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन ना कर सके और उसका ऑक्सीडेशन ना होने पाए। या फिर उसकी पैकेजिंग में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाए। नाइट्रोजन का इस्तेमाल किसकी पैकेजिंग में किया जाता है? जो आप वेफर्स खाते हैं, जो आप चिप्स खाते हैं, तो उसकी पैकिंग में आपने देखा होगा फूली हुई लगती है। आप बोलते हो कि ये 10 रुपए में बस इतने से ही आए हैं, और पूरा भर दिया है पागल बनाने के लिए। वो पागल बनाने के लिए नहीं होता, वो आपकी सेहत खराब ना हो इसके लिए, वो चिप्स खराब ना हो जाएं, इसलिए उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है, जिससे कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करने पाए। या फिर खाने का रेफ्रिजरेशन करो, उसे ठंडे में रखा जाए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे भी होने ना पाए, ये टारगेट रहता है खाने को मेंटेन रखने के लिए। तो दैट इज ऑल अबाउट रेंसिडिटी। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको अगर ऐसे ही और लेक्चर हमारे देखने, क्लास 6 से 10 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स हम धीरे धीरे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबा दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे कि हम कब कौन सा लेक्चर लेके आने वाले हैं। वहां हम आपकी रिक्वेस्ट पे भी लेक्चर तैयार करते हैं। आपको अगर लगता है कि कोई स्पेशल लेक्चर आप चाहते हैं जिसमें कि आपको कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो, तो हम वो भी आपकी रिक्वेस्ट को भी वहां कंसीडर करते हैं। सो प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर अवर वीडियो, और बेल आइकॉन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।